अपना नेक्स्ट चैप्टर 16। हेलो 12th क्लास। अपना चैप्टर है 16 रजिया सज्जाद जहीर, जिनका चैप्टर का नाम है नमक। ये हमारे लेखक है। तो हमारे लगभग पद्य भाग का ये लगभग लास्ट चैप्टर है। ठीक है, फिर हम गद्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, हम लेखक परिचय करते हैं। रजिया सज्जाद जहीर, जिनका जन्म हुआ है 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में। इनकी प्रमुख रचना है जर्द गुलाब, उर्दू कहानी संग्रह। इनका सम्मान इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। इनका निधन सन 18 दिसंबर 1979 में हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है और हमारा लिखना ही हमें क्या रखता है, जिंदा रखता है। रजिया सज्जाद जहीर मूलत उर्दू की कथाकार है। सॉरी, ये लेखिका है। ठीक है, उन्होंने बीए तक की शिक्षा पर घर पर रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई। वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचनाएं भी की हैं। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कोई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरिक में भी लिप्यान्तरित हो चुकी, मतलब लिखी गई हैं। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। मतलब मुख्यतः उनकी कहानियों में वो धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि जैसे विभिन्न धर्मों के बारे में, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, हमारे सामाजिक सद्भाव यानी कि हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या है, ये सब उनके बारे में उनकी कहानियों में ज्यादातर लिखा जाता है। अब चलते अपने टॉपिक पे, नमक। आप सोच रहे होंगे कि नमक क्या नाम है इस टॉपिक का, लेकिन इसमें नमक के बारे में ही बताइए और नमक के माध्यम से कैसे दो देश एक दूसरे से जुड़े हैं उनके बारे में इस कहानी में हमें पढ़ने मिलेगा। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वो उसकी माँ से मिलती थी। यही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगा करती थी। नेकी मतलब ईमानदारी, है ना। चेहरे जैसे कोई खुली हुई किताब, मतलब कोई भी उनको पढ़ सकता था, क्योंकि समझ में आ जाता था कि ये कितनी अच्छी औरत होगी। वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसे उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफिया मतलब सिख जो बीबी है, उनको देखकर अपनी माँ को ढूंढ रही। ठीक है, जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहम्मद से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया गया कि मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते, उम्दा खाना मतलब बहुत प्यारा खाना और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर। मतलब लगभग सिख बीबी है, वो भी लाहौर से कुछ रिश्ता है उनका, और सफिया है वो अपने भाइयों से मिलने के लिए अपने पीहर लाहौर जा रही थी। तो दोनों मतलब लाहौर के बारे में बात कर रहे थे। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है।
फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया अंचल में समा जाते, मतलब आंखों में से आंसू आते। ये मुहावरा है, ठीक है। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साड़ा लाहौर, मतलब अपना लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। मतलब सबको प्रसाद दे दिया और फिर वो जाने लगी। रुखसत मतलब जाने लगी। तब साफिया ने भी बोला कि आपको लाहौर से कुछ मंगाना है क्या? वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। क्या ले आना? लाहौर से नमक। 15 दिन यूं गुजर गए कि पता ही नहीं चला। जिम खाने की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न करे। मतलब जब साफिया लाहौर पहुंच गई तो उनके दोस्त वगैरह, उनके भाई उनकी खातिरदारी में मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे कोई कुछ छूट न जाए। दोस्तों अजीजों की यही हालत है कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया कि जिसमें कोई शेर भर लाहौरी नमक था। इतना सामान है लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक बादाम कागज की एक पुड़िया थी जिसमें नमक था, शेर भर यानी कि आधा किलो, बस वह एक प्रॉब्लम थी। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। वह झुंझला हो गई, मतलब गुस्सा हो गई। मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया। भाइयों की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था? वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। मतलब उनकी रियल माँ तो मर चुकी थी, लेकिन जो वहाँ उन्होंने मंगाया था सिख बीबी, उनके बारे में जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है, मतलब यहाँ से आप नमक नहीं ले जा सकती। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। मैं थोड़ी ना चोरी छिपे लेके जाऊंगी, मैं तो बता दूंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत बात करेगी। कानून, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते? कुछ मोहब्बत, मुरावित, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते, कोई मशीन तो नहीं होते। मतलब क्या कानून ही सब कुछ है? कुछ इंसानियत या प्यार मोहब्बत नहीं है क्या? क्योंकि ये तो प्यार से उस सिख बेबी के लिए सौगात लेके जा रही है। लेकिन भाई एक देश से दूसरे देश में कोई भी चीज सामान लेके जाना तो कस्टम वाले प्रॉब्लम करते ही, क्योंकि उस पे सब नियम बने होते, इसलिए वहां से आप इतनी सी छोटी सी चीज भी आप नहीं ला सकते। हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिला तो वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। उनका भाई क्या समझा रहे, हाँ वो मशीन तो नहीं होते लेकिन शायर भी नहीं होते, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी उनकी सबसे पहले। अरे बाबा, तो मैं कह रही हूँ कि वे ड्यूटी न करे। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूरी घुमा हुआ होता है। मतलब आप लेखक हो इसलिए थोड़ा लेखकों का दिमाग घुमा ही होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जाएगी और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। मतलब सबका दिमाग हमारे जैसा होता तो ये कुछ और ही दुनिया होती। मारे गुस्से के उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई।
सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा गया फल, मतलब संतरे जैसा ही होता है किन्नू, ठीक है। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। तो सारा सामान हो गया था, लेकिन ये 2 सामान ही बाढ़ था। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, क्योंकि पहले तो वो भावना से सोच रही थी, क्योंकि उस आंटी ने मंगाया तो उनको लेके जाना है। अब उसके मतलब दिमाग काम करने लगा। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को शैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी हम वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किन्नियों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किन्नियों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? अगर देख भी लिया, नहीं जी, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किन्नू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। ये ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी, मतलब नीचे रख दी टोकरी के। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शाहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, मतलब उसकी माँ उसे बचपन में कहानी सुनाती होगी कि एक शहजादा था जो अपनी कोई कीमती चीज अपनी हाथ चीर के उसमें छुपा के लेके जा रहा था, सबसे बचा कर। लेकिन आज यदि ऐसा होता तो वह भी अपना दिल चीर कर नमक उसमें छुपा कर ले जा सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह किन्नियों को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के उधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई, मतलब बिल्कुल दिख नहीं रही थी। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिराने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली, मतलब चादर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त पेड़, सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहराते, मतलब पत्तियां हिल रही थी। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सिट्टी और फिर सन्नाटा। ये पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजियाँ थी। उसमें बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती है, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और सफिया के बीच भी में एक सरहद थी, और वह बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। मतलब ये सफिया हिंदुस्तान में और वो लोग पाकिस्तान में रहते थी, और ये उनके बीच में एक दीवार थी। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, और वह ये भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी तो नींद आने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। ये हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। ये बात किसने कही थी? सिख बीबी ने। तो उनको नींद में उनका सपना आता है। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान, सिर झुकाए चुपचाप, उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। मतलब ये उसको सपना आता है।
अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसे मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ ये था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नियों से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। जब उसके दोस्त ने इसे बताया था तो उन्होंने बोला था ये एक मिठाई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नू की टोकरी पर निगाहें जमा ये सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे क्या छुपाया हुआ है, नमक। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाले जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह उसे, मतलब फिर एकदम जैसे उसका नंबर आने लगा तो उसको एकदम से ऐसा हुआ कि नहीं नहीं, मैं चोरी छुपे नमक नहीं लेके जाऊंगी, मैं सबको दिखा के लेके जाऊंगी। नमक कस्टम वाल को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, मतलब पर्स में रख ली, जिसमें उसके पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। खिचड़ी बाल मतलब सफेद और काले बाल। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर वह कुछ जज नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखकर बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती है। अपने अजीजों से मिलने आई होगी, मतलब अपने परिवार से मिलने आई होगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। दिल्ली मतलब दिल्ली, ठीक है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद साफिया के बैग में रख दिया। बैग साफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। उन खातून को यह नमक देते वक्त, मतलब उन आंटी को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वहीं खड़े रही। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता थी कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। Oh God. जमीन थी, एक जवान थी, एक सी सूरत और लिबास एक सा लबोलाज, मतलब सब कुछ एक ही सा ही था कि पता ही नहीं चलता था कौन सा पाकिस्तान है कौन सा हिंदुस्तान है। लेकिन इन सरहदों ने ऐसा बांट दिया है और अंदाज वे गालियां भी एक ही सी थी जिससे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथ में थी। मतलब सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फिर भी मतलब ये सरहद बांट दी है, इसलिए दोनों के जो सैनिक है उनमें जो उनके पास जो बंदूक थी बस उसमें गोलियां भरी हुई थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह नौजवान कस्टम अफसर की और बड़ी
जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर इसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते रहे, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोला, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे इसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, वे मुस्कुराए, बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोला, बैठिए। सफिया ने पूड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ जाकर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा, मतलब उसे अब डर लगने लगा कि कहीं मुझे पकड़ न ले। पाकिस्तान से तो आ गई लेकिन यहाँ ना पकड़ ले। 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें से अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाई और नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुलई सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फक्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ, मतलब जब विभाजन हुआ तब आए। मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी, मतलब मेरा बर्थडे था। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर यहाँ हमारे यहाँ की डाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी, खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया उनके पीछे पीछे चलना शुरू हुआ। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती रही थी कि किसका वतन है वह, जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। मतलब ये लोगों ने इस वतन को बांटा है तो किस तरफ है वतन, क्योंकि उसने जहाँ भी कहीं पूछा तो सब लोग एकदम से यही बोल रहे थे भाई कि हमारा वतन उधर है। वहाँ वाले ऑफिसर ने बोला हमारा वतन दिल्ली